हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आरओ एग्ज़ाम के लिए जो 3 महीने बचा है इसमें जो है कंप्लीट चीज़ें सभी कवर करेंगे और यहाँ से सब्जेक्ट वाइज शुरू करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से सब चीज़ें इसमें अपडेटेड हैं, जो भी नई चीज़ें जुड़ सकती हैं, जो फैक्ट नया ऐड किया जा सकता है आरओ एग्ज़ाम में, वो सब यहाँ पर ऐड है। और ये यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी आपका काम करेगा। और ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैंने भी इस बार जब पीसीएस मेंस दिया है तो ज़रूरी नहीं है सिलेक्शन हो जाए, तो मेरी भी खुद की भी तैयारी होती रहे, अगला जो पीसेस आएगा उसमें मैं भी अच्छा कर पाऊँ, इसलिए ये जो है पूरा प्रॉपर यहाँ से नोट्स शुरू हो जाएंगे। और इसको अच्छे से देखिएगा, मैं अच्छे से समझाने का इसमें प्रयास करूँगी। पहले भी ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं लेकिन उसमें मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया था, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हों। तो यहाँ पर सब चीज़ें अपडेटेड भी हैं, सब लिखी हुई भी हैं। आरओ ग्रुप में इसके नोट्स भी पहले भेजे जा चुके थे, तो उन नोट्स में भी जो अपडेशन होगा वो यहाँ के थ्रू आपको मिल जाएगा। और ये जो है ये भी नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे आरओ ग्रुप में। तो इसको ज्वाइन करने के लिए, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जो पीवाईक्यू हैं आरओ के या यूपी पीसीएस के, वो सब आपको उसी में मिल जाएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको आरओ ग्रुप डिटेल्स ये व्हाट्सएप करिएगा तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसको प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर इतिहास के स्रोत से शुरू करेंगे। कौन कौन से इतिहास के स्रोत है जहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सिर्फ इसी वीडियो से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैचिंग में आते हैं या फिर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, और इसी में सभी चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। तो इतिहास के 2 तरह के स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत, जो लिखे हुए हैं और जिससे मतलब जो पुरातात्विक में जो खुदाई वगैरह से निकलते हैं, जैसे अभिलेख हो गए, स्मारक भवन हो गए, सिक्के हो गए, मोहरें, चित्रकला, ये जो है पुरातात्विक स्रोत कहे जाते हैं। अब इसमें से भी इन 2 पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत नहीं है, तो उसमें किसी रचना का नाम दे दिया गया, तो इतने जो होते हैं ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं जो खुदाई से मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। साहित्यिक 2 तरह के होते हैं, एक देसी साहित्य जो हमारा इंडियन किसी लेखक ने लिखा होगा, और एक होता है विदेशी साहित्य जो बाहर से विदेशी आए और उन्होंने जो चीज़ें लिखी वो यहाँ पर है। सभी विदेशी यात्री भी हमने कवर किया हुआ है, उसको आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। आरओ का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो सभी विदेशी यात्री शुरू से लेकर अभी तक मतलब जो मुगल काल तक जितने भी आए थे वो सब उसमें कवर है। अब देसी साहित्य के बारे में बात करें तो ये 2 देखिए यहाँ पर धार्मिक साहित्य एक तरह के होते हैं, एक होते हैं लौकिक साहित्य, फिर एक संगम साहित्य जो दक्षिण भारत के साहित्य होते हैं, संगम साहित्य। धार्मिक वाले में वेद आ गया, ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, आरण्यक आ गए, उपनिषद आ गए, वेदांग आ गए। अब वेदांग के बारे में पूछा जाता है, जिसकी संख्या सीमित होती है उसमें पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है, या फिर कौन कौन से इसमें वेदांग हैं। तो अभी हम लास्ट में इसको देखेंगे कौन कौन से वेदांग होते हैं। 6 हैं वेदांग, वो कौन कौन से वो देखेंगे। पुराण हो गए, स्मृति हो गई, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं वो भी अभी हम देखेंगे। और महाकाव्य जो है, महाकाव्य भी धार्मिक उसमें आएगा, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया। यहाँ पे लौकिक साहित्य की बात करें तो अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र किसकी रचना, कौटिल्य की। फिर राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है। ये लेखकों के नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे राजतरंगिणी जो है कल्हड़ की रचना है, अष्टाध्यायी पाणिनि। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत, ये सब कालिदास की रचना है। हर्षचरित और कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट की रचना है, हर्षचरित और कादम्बरी। अभी हम आगे भी इसको देखेंगे। संगम साहित्य की बात करें तो ये जरूर याद रखिएगा, संगम साहित्य में इनसे जो है यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आरओ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैचिंग में आता है। तो तिरुकुरल जो है किसकी रचना है, तो थिरुवल्लुर की रचना है, थिरुवल्लुवर की रचना है ये तिरुकुरल। फिर मणिमेखले किसकी रचना है, तो शीतलई सत्तनार की। ये एकदम अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मणिमेखले जो है शीतलई सत्तनार की रचना है। जीवक चिंतामणि जो है ये तिरुतक्कदेवर की रचना है। प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन पूछा होगा, देखा होगा अगर, तो ये सब पूछा गया है। फिर तोलकाप्पियम किसकी रचना है, तो तोलकाप्पियर की रचना है, तोलकाप्पियम तोलकाप्पियर की रचना है। शिल्पादिकारकम किसकी रचना है, तो इलांगो आदिगल की, इलांगो आदिगल की रचना है। आगे बात करेंगे मरुगरपादय जो है ये किसकी रचना है, तो नक्कीकर की रचना है। बस इतना मरुग ऐसे याद रखिए, तो किसकी रचना है मरुग, ये एक नक्कीकर की रचना है। तो इतना जो है इन्हीं में से पूछ लिया जाता है जो संगम साहित्य है उसमें। अब यहाँ पर विदेशी साहित्य की बात करें तो यूनानी जो विदेशी आते हैं जैसे मेगास्थनीज, टालमी, हेरोडोटस, नियार्कस, ये हमने विदेशी आते डिटेल में अलग से कवर किया है, तो वो बड़ा वीडियो उसको देख लीजिएगा, और यहाँ पर उसको डिटेल में नहीं कर रहे हैं। चीनी यात्री की बात करें तो फायान आया था, ह्वेनसांग आया था, इस्टिंग आया था, इन लोगों के जो रचनाएं थी वो भी इम्पोर्टेंट है। अरबी जो आए थे
जैसे अल मसूदी हो गया, इब्न बतूता हो गया, सुलेमान था, बहुत लोग थे अरबी, तो उनकी भी जो रचनाएं हैं उनसे भी हमें जानकारी मिलती है इतिहास की। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि शिल्पाधिकारम जो है ये किसकी कहानी है, तो कोलन और कड़ागी की कहानी थी। कोलन एक व्यापारी था, उसकी ये कहानी है शिल्पाधिकारम, तो ये याद रखिएगा। इसके लेखक है इनांगो आदिगल। अगला है यहाँ पर अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से थे, तो बोगज गोई का अभिलेख था, ये बोगज गोई का अभिलेख, और ये विश्व स्तर पर सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। मध्य एशिया में ये पाया गया था, और इसमें जो है हमारे वैदिक देवता के नाम मिलते हैं। 4 हमारे वैदिक देवता के इसमें नाम मिलते हैं, तो कौन कौन से हैं, तो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। एकदम यही याद रखिएगा, पूछा जाता है कि बोगज गोई के अभिलेख में इनमें से कौन से हमारे वैदिक देवता का नाम नहीं मिलता है, तो इन्हीं 4 का मिलता है, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। आगे बात करेंगे, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से होते हैं, ये तो विश्व स्तर पर था बोगज गोई, जो कि मध्य एशिया में पाया गया। अब प्राचीन सबसे भारत में कौन सा है, तो अशोक के जो अभिलेख है, 300 ईसा पूर्व के टाइम के अभिलेख हैं ये अशोक के। और अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो 1837 में, ये ईयर याद रखिएगा, 1837 में ब्राह्मी लिपि वाला जो अभिलेख था उसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के सभी अभिलेख जो है डिटेल में हम अशोक चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अशोक चैप्टर से ही पूछी जाती हैं। अशोक के अभिलेख कितनी लिपियों में मिलते हैं, तो ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और आर्मेक, ये 4 लिपि में मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और आर्मेक। आगे बात करेंगे प्रमुख जो अभिलेख हैं और किस राजा से ही संबंधित थे, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल से, राजा खारवेल से संबंधित था। खारवेल जो था ये कलिंग के राजा थे, कलिंग के शासक खारवेल की घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में। उड़ीसा जो था उसको पुराना नाम कलिंग था, तो वहीं का राजा था ये खारवेल। इसके अलावा अगला जो है अभिलेख वो है जूनागढ़ का अभिलेख, या फिर इसी को गिरनार का अभिलेख कहा जाता है। ये रुद्रदामन का अभिलेख था, और यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि ये जो रुद्रदामन था इसकी उपाधि थी महाक्षत्रप, तो महाक्षत्रप रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख किया गया है यहाँ पर गिरनार अभिलेख में। इसके अलावा ये जो सुदर्शन झील है इससे संबंधित और भी जानकारी मिलती है कि इसका जो है जीर्णोद्धार एक बार अशोक ने भी करवाया था, तो अशोक का भी नाम यहाँ पर आता है, रुद्रदामन का भी नाम यहाँ पर आता है, और स्कंदगुप्त का उल्लेख भी इसमें किया गया है। तो ये 3 शासकों का उल्लेख यहाँ पर किया गया, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, जूनागढ़ अभिलेख में। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया किसने था, तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मौर्य वंश का पहला जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने जो है इसका जो है निर्माण करवाया था। उस टाइम पे यहाँ का राज्यपाल, जो जूनागढ़ का राज्यपाल था, वो था सुविशाख, तो इसी के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सुविशाख ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करेंगे नासिक अभिलेख किसका है, तो नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री का, और इसमें जो है हमें सातवाहन काल की जो घटनाएं हैं उसकी जानकारी मिलती है नासिक अभिलेख से, बस इतना याद रखेगा, गौतमी बलश्री का ये अभिलेख है। फिर प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख किसने लिखा है, तो प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, किसने लिखा है, तो हरिशेन ने लिखा है, संस्कृत भाषा में इसको लिखा है। मुख्य रूप से ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है, और इसमें समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा और भी शासकों से संबंधित रहा था। सबसे पहले ये जो स्तंभ था ये अशोक का स्तंभ था, और उस पर जो प्रशस्ति यहाँ पर लिखवाई है वो समुद्रगुप्त ने लिखवाई है। बाद में अकबर और बीरबल का उल्लेख भी इसमें मिलता है। कौशाम्बी से जो प्रयागराज इसको लेके आया गया था, अकबर के टाइम पे इसको जहांगीर लेकर आया था, तो इसमें अशोक की भी जानकारी मिलती है, अकबर की भी, बीरबल का भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये है प्रयाग स्तंभ लेख। आगे बात करेंगे ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किसका है, तो मिहिर भोज का अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख, और मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार शासक था, तो गुर्जर प्रतिहार शासकों की इसमें जानकारी प्राप्त होती है ग्वालियर अभिलेख से। ये सब मैचिंग में आते हैं, अभिलेख एक तरफ रहता है, एक तरफ शासकों के नाम। फिर मंदसौर अभिलेख जो है ये मालवा नरेश यशोवर्मन का अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख, और यहाँ पर जो है यशोवर्मन की जो सैनिक उपलब्धि थी उसका उल्लेख किया गया है। फिर आता है एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय की युद्ध का वर्णन किया गया है एहोल अभिलेख में, और इसमें जो है हर्ष की हार हुई थी, पुलकेशिन द्वितीय इसमें जीता था। आगे बात करेंगे भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त का अभिलेख है, भीतरी अभिलेख, और इसमें जो है गुप्त काल में हूणों के बर्बर आक्रमण का उल्लेख किया गया है। हूणों के आक्रमण का, जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे उनके आक्रमण का इसमें उल्लेख किया गया है भीतरी अभिलेख में, स्कंदगुप्त का ये अभिलेख है। अब कुछ यहाँ पर लेखक और रचना है जो एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के, ये मौर्यकालीन राजनीति पर आधारित पुस्तक है, राजनीति पर है, ये अर्थशास्त्र पर नहीं है, बस इसका नाम ही अर्थशास्त्र है। फिर आती है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो ये अर्थशास्त्र पर टीका है,
टीका एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो टीका किसी बड़े ग्रंथ में लिखी जाती है। तो ये जो मुद्रा राक्षस है ये अर्थशास्त्र पर टीका, इसको विशाख दत्त ने लिखा है। फिर राज तरंगिणी जो है ये कल्हड़ की रचना है और इससे हमें जानकारी मिलती है कि कश्मीर राजवंश कैसा था। कश्मीर राजवंश की पूरी जानकारी हमें राज तरंगिणी में मिलती है। आगे यहाँ पर है महाभाष्य। महाभाष्य जो है ये पतंजलि की रचना है। शुंग काल की जानकारी हमें महाभाष्य से मिलती है। फिर कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, यहाँ पर भी ये वाला सा है, यहाँ पर भी किसकी रचना है तो सोमदेव की रचना है। कथा सरित सागर सोमदेव, मौर्य काल की इससे जानकारी मिलती है। फिर बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी जो है ये क्षेमेंद्र की रचना है। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र, कथा सरित सागर सोमदेव। तो ये जो क्षेमेंद्र की रचना है इससे हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। आगे अष्टाध्यायी ये पाणिनि की रचना है, व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी। नीतिसार जो है ये कामंदक की रचना है, गुप्तकालीन राजतंत्र की इसमें जानकारी मिलती है। नीतिसार कई बार पूछा जा चुका है, कामंदक की रचना है। आगे बात करेंगे मृच्छकटिकम। जब भी मैचिंग में आता है आपको मृच्छकटिकम जरूर मिलेगा देखने को। तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, गुप्तकालीन समाज की इससे जानकारी मिलती है। फिर रामचरित, ये रामचरित मानस नहीं है जो तुलसीदास की है, ये केवल रामचरित है, ये संध्याकर नंदी की पुस्तक है। रामचरित संध्याकर नंदी, और ये इसमें किसकी कहानी है तो बंगाल का जो शासक था रामपाल, उसकी कहानी है इसमें जो रामचरित है उसमें। फिर विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित विल्हड़ की रचना है। विक्रमांक देवचरित विल्हड़ की रचना है, वासयवी है। फिर वर्तिका जो है, वर्तिका कात्यायन की रचना है। 2-3 बार इसको पढ़िएगा। वर्तिका किसकी रचना है, कात्यायन, वर्तिका कात्यायन, तो ये याद रहेगा। फिर कुमारपाल चरित जो है ये हेमचंद्र की रचना है। कुमारपाल चरित हेमचंद्र की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। अब ये सब जो है इस तरह से पूछे जाते हैं जब पेपर बहुत टफ बनाना होता है तो ये भी डाल दिया जाता है। कुमारपाल चरित हेमचंद्र की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। रासो जो है ये चंद्रबरदाई की है, अगर विजय आ जाए तो जयानक की है। फिर हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट की रचना है, हर्षचरित बाणभट्ट। फिर हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी? हर्षवर्धन की रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की हैं। राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश किसकी है? राजशेखर। प्रबंध कोश राजशेखर। फिर हम्मीर महाकाव्य किसका है? तो हम्मीर महाकाव्य नैचंद सूरी का। नैचंद सूरी का महाकाव्य है हम्मीर महाकाव्य। फिर नवशहशांक चरित, नवशहशांक चरित जो है पद्मगुप्त की रचना है, पद्मगुप्त। 10 कुमार चरित जो है ये दंडी की रचना है, 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। फिर बौद्ध साहित्य की बात करें यहाँ पर त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 यहाँ पर बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक में 3 चीज़ें आती हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में किसका उल्लेख किया गया है? तो संघ संबंधी नियम की बात की गई। यहाँ पर नियम आ जाए तो विनय, विनय और नियम एक तरह के शब्द लग रहे हैं, तो विनय पिटक में नियम दिए गए हैं। सुत्त पिटक में जो है धार्मिक सिद्धांत और धर्म उपदेश जो होते थे वो सुत्त पिटक में है। फिर अभिधम्म पिटक में जो दर्शन था, दर्शन वाला पार्ट जो है वो अभिधम्म पिटक में आ जाता है। धर्म वाला पार्ट जो अभिधम्म वाला पार्ट ये जो दर्शन से संबंधित हो जाता है। आगे यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित अगला ग्रंथ जो है दीपवंश और महावंश है। इसी को मिलाकर सिंगली ग्रंथ भी कहा जाता है, सिंगली ग्रंथ। तो दीपवंश और महावंश किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। लगभग जितने यहाँ पर ग्रंथ लिखे गए हैं बौद्ध साहित्य में पाली भाषा के ही हैं। उस टाइम पे पाली भाषा में ही उपदेश वगैरह भी दिए जाते थे। फिर मिलिंद पन्हो की बात करें, मिलिंद पन्हो जो है ये पूछा गया था इस बार पीसीएस के एग्जाम में कि इसके लेखक कौन है, तो उसमें नागसेन भी ऑप्शन था, नागभट्ट भी ऑप्शन था। काफ़ी लोगों ने नागभट्ट उसमें टिक किया था क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, एकदम क्लियर रहना चाहिए माइंड में कि नागसेन ने लिखा था मिलिंद पन्हो। और ये पाली भाषा का ग्रंथ है, इसमें नागसेन भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु, और मिनांडर यूनानी था, इनके बीच का संवाद इसमें है मिलिंद पन्हो में। लेखक कौन है? नागसेन। आगे बात करेंगे कथा वस्तु, ये हीनयान शाखा का से संबंधित है कथा वस्तु, और महात्मा बुद्ध से संबंधित इसमें जो कथानक वगैरह हैं कथा वस्तु में है। फिर आता है ललित विस्तार और दिव्यावदान, ये दोनों महायान शाखा से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म में हम पढ़ेंगे 2 शाखाएं होती हैं, एक हीनयान एक महायान। तो कथा वस्तु जो है ये हीनयान से संबंधित है, और ये जो दोनों ग्रंथ हैं ललित विस्तार और दिव्य अवदान दोनों महायान शाखा से संबंधित है बौद्ध धर्म की। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता माना, जैसा कि नॉर्मली होता है महायान शाखा का जो एक मेन फीचर है कि बुद्ध को इसमें देवता माना गया है। और उसके बाद दिव्यावदान में क्या है, तो अशोक से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक का इसमें वर्णन मिल जाता है हमें दिव्यावदान में। है ये धार्मिक पुस्तक, लेकिन अशोक के टाइम से लेकर पुष्यमित्र शुंग के टाइम तक का इसमें वर्णन मिलता है। अब इतना ज़्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा ये बौद्ध ग्रंथ ही है, ललित विस्तार और दिव्यावदान। कभी कभी बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ लिखे रहेंगे, एक आध जैन ग्रंथ लिखा रहेगा, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नहीं है, तो ललित विस्तार और दिव्यावदान, कथा वस्तु, ये सब जो है बौद्ध ग्रंथ है।
आगे बात करेंगे जैन साहित्य की। अब यहाँ पर जैन साहित्य कौन कौन से है? कल्पसूत्र, इसको भद्रबाहु ने लिखा था, कल्पसूत्र भद्रबाहु। परिशिष्ट वर्मन, ये हेमचंद्र की रचना है, परिशिष्ट वर्मन, कई बार पूछी जा चुकी है। प्रवचन सार किसकी है? प्रवचन सार कुंद कुंद की रचना है, प्रवचन सार कुंद कुंद। स्यादवाद मंजरी, ये मल्ली सेन की रचना है, स्यादवाद मंजरी। आगे यहाँ पर पंचविंशतिका, पंचविंशतिका किसकी रचना है? तो पद्मनंदी की रचना है, पंचविंशतिका पद्मनंदी। न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर की रचना है, न्यायावतार। फिर न्याय दीपिका, ये धर्मभूषण की रचना है, न्याय दीपिका। आगे बात करेंगे अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? उस अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। इसके अलावा सबसे प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? तो पंचमार्क सिक्के या फिर आहत सिक्के इसको कहा जाता था, आहत सिक्के। फिर जो शीशे के सिक्के होते थे, कांच के सिक्के, वो किस काल में आए थे? तो सातवाहन के टाइम पे, सातवाहन काल में जो है शीशे के सिक्के भी चलाए गए थे। सबसे पहले जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस टाइम पे आए थे, किस वंश के द्वारा लाए गए थे? तो कुषाण वंश के द्वारा, जो विम कटफिसिस था उसने सबसे पहले सोने के सिक्के लाए थे। और कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम कटफिसिस को माना जाता है। वैसे जो पहला था वो था कुजुल कटफिसिस। फिर इसी में जो सबसे मेन था वो था कनिष्क, हम उसको कुषाण वंश में हम पढ़ेंगे। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके टाइम पे जारी हुए थे, किस काल में? तो गुप्त वंश के टाइम पे सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी हुए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश में, सबसे ज़्यादा गुप्त वंश। ये सब बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, पीसीएस में भी पूछा जाता है, आरओ में भी। दोनों को अलग अलग करके मत देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री दोनों में लगभग एक ही तरह से पूछी जाती है। फैक्ट जरूर रहते हैं, किसी में स्टेटमेंट वाइज रहते हैं पीसीएस में थोड़ा, और आरओ में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, लेकिन चीज़ें सब यही रहती हैं। अब खट दर्शन की बात करें तो 6 खट दर्शन है। ये इधर जो है ये दर्शनों के नाम लिखिए, इधर लेखकों के नाम। तो सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि ने लिखा था। पूर्व मीमांसा जैमिनी, महर्षि जैमिनी ने लिखा था। उत्तर मीमांसा जो है महर्षि बादरायण ने लिखा था। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, दोनों याद रखिएगा एकदम क्लियर दिमाग में। वैशेषिक जो है ये कड़ाद की रचना है। फिर न्याय जो है ये गौतम की रचना है। योग जो है ये पतंजलि का है, योग पतंजलि। अब वेदांग जो है ये भी 6 हैं। कौन कौन से वेदांग है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में। पहले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। इसके अलावा कुछ भी वेदांग में है तो नहीं होगा। तो इतनी चीज़ें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आगे वाले वीडियो के लिए भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। आरओ का ग्रुप ज्वाइन करना हो तो जो नंबर दिया है यहाँ पर व्हाट्सएप करेंगे, आरओ ग्रुप डिटेल्स, तो ग्रुप डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी नोट्स, सभी टेस्ट, सब कुछ वहीं पर मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।